नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा बनेगा एआई इनोवेशन का केंद्र। विश्व बैंक देगा 470 करोड़ अंबाला व पंचकूला में बनेगा डेटा हब। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में एआई मिशन स्थापित होगा, जिसके लिए विश्व बैंक से 470 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। गुरुग्राम और पंचकूला में एआई हब बनेंगे, जहां 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। पंचकूला को उत्तर भारत की सिलिकॉन वैली बनाने का लक्ष्य है। एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हरियाणा में कैंसर और शुगर मरीजों को बड़ी राहत। पंचकूला बनेगा फार्मा हब, दवाएं होंगी सस्ती। केंद्रीय बजट 2025 से 26 से हरियाणा को कई क्षेत्रों में राहत मिलेगी। कैंसर और शुगर के मरीजों को सस्ती दवाएं मिलेंगी, जिससे राज्य में बढ़ती मधुमेह की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। पंचकूला एक फार्मा हब के रूप में विकसित होगा, जिसमें बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अतिरिक्त अंबाला, हिसार, करनाल में सी प्लेन हवाई पट्टियां विकसित होंगी और गुरुग्राम, फरीदाबाद में विमान पुर्जे निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट 2026 से 27 हरियाणा के विकास को मिलेगी सुपरफास्ट रफ्तार। इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर बड़ा फोकस। केंद्रीय बजट 2026 से 27 ने हरियाणा के विकास को नई गति दी है, जिसमें 53.5 लाख करोड़ रुपए का कुल बजट और 12.2 लाख करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय शामिल है। यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। राज्यों को अतिरिक्त कर हिस्सा मिलने से हरियाणा को वित्तीय मजबूती मिलेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय बजट 2026 में हरियाणा को क्या मिला? सीएम नायब सैनी ने दी प्रतिक्रिया। बोले, युवाओं के सपने होंगे पूरे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2026 से 27 का स्वागत किया है। उन्होंने इसे विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला दूरदर्शी और ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। मुख्यमंत्री ने बजट के 3 मुख्य विजन रफ्तार, क्षमता और सबका साथ का उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। बहादुरगढ़ में एसडीएम ने तय की दुकानदारों की हद। बाजारों को जाम मुक्त रखने को अतिक्रमण हटाने उतरा प्रशासनिक अमला। बहादुरगढ़ में एसडीएम अभिनव सिवाच के नेतृत्व में रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। शहर और बाजारों को जाम मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। दुकानदारों का सामान जब्त कर अतिक्रमण करने वालों के 42,000 और 9 पार्किंग में खड़े 50 वाहनों के चालान काटे गए। एसडीएम ने दुकानदारों को सहयोग करने और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहने की बात कही। बहादुरगढ़ में युवा कांग्रेस बोली, आरबीआई के आंकड़ों ने खोली हरियाणा सरकार की पोल, कर्ज में डूबा है प्रदेश। युवा कांग्रेस के प्रदेश मीडिया चेयरमैन प्रदीप यादव ने कहा कि आरबीआई के आंकड़ों ने हरियाणा की आर्थिक स्थिति उजागर की है। राज्य देश के शीर्ष 10 कर्जवान राज्यों में शामिल है, जहां 94,000 करोड़ राजस्व में से 25,000 करोड़ ब्याज भुगतान में खर्च हुए। उन्होंने भाजपा सरकार पर फिजूल खर्ची और जनता के पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जिससे विकास ठप है। युवा कांग्रेस ने वित्तीय पारदर्शिता और गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाने की मांग की। केंद्रीय बजट पर हरियाणा के दिग्गज नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। सरकार ने सराहा तो विपक्ष ने साधा निशाना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2026 से 27 पर हरियाणा के नेताओं ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। मनोहर लाल और विपुल गोयल जैसे नेताओं ने इसे दूरदर्शी और विकासोन्मुखी बताया, जो शहरीकरण और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा। वहीं दुष्यंत चौटाला, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे निराशाजनक, दिशाहीन और किसानों, युवाओं व हरियाणा के हितों की अनदेखी करने वाला करार दिया। जनरेशन गैप खत्म करने के लिए सीबीएसई की नई पहल। अब स्कूलों में बच्चे दादा दादी और नाना नानी से सीखेंगे संस्कार। सीबीएसई ने स्कूलों में छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य बुजुर्गों के अकेलेपन को कम करना और छात्रों में संस्कार व मानवीय मूल्य विकसित करना है। स्कूलों को राष्ट्रीय दिवसों पर दादा दादी को आमंत्रित करने और वॉकाथॉन जैसी गतिविधियों में उन्हें शामिल करने को कहा गया है। यह पहल राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की सिफारिशों पर आधारित है, जिससे शिक्षा में मानवीय संवेदनाएं मजबूत होंगी। पानीपत में मेक इन इंडिया का जलवा। टेक्सटाइल प्रदर्शनी में मिले 1,610 करोड़ रुपए के ऑर्डर। पानीपत की अनाज मंडी में आयोजित 3 दिवसीय यार्न, फैब्रिक और होम टेक्सटाइल प्रदर्शनी में मेक इन इंडिया का दबदबा रहा। इस प्रदर्शनी में 1,610 करोड़ रुपए के 210 मशीनों के ऑर्डर मिले, जिसमें 35 से अधिक मशीनें तुरंत खरीदी गईं। 7 राज्यों से आए 14,500 से अधिक उद्यमियों ने नई डिजिटल और स्मार्ट मशीनों में रुचि दिखाई, जिससे पानीपत के उद्योग को आधुनिक तकनीक अपनाने का अवसर मिला। फरीदाबाद को मिला नया ट्रॉमा केयर सेंटर। बजट मंजूरी से स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार। फरीदाबाद में इमरजेंसी ट्रॉमा केयर सेंटर के प्रावधान से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।
5.64 करोड़ रुपए के बजट से सिविल अस्पताल में 10 बेड का ट्रॉमा सेंटर बनेगा। इसके साथ ही खेड़ी कलां, करावली, तिघांव और पाली के स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड स्टोरेज की सुविधा भी मिलेगी। इससे गंभीर मरीजों को रेफर नहीं करना पड़ेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मिल सकेगा, जिससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। केंद्रीय बजट से सुधरेगा फरीदाबाद सिविल अस्पताल, जच्चा बच्चा को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। फरीदाबाद सिविल अस्पताल की क्षमता 50% बढ़कर 300 बेड हो जाएगी, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। नए वित्तीय वर्ष में 100 अतिरिक्त बेड जोड़े जाएंगे, जिससे गर्मियों में होने वाली भीड़ कम होगी। 162 करोड़ रुपए की मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट भी बन रही है, जो माताओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करेगी। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में 1.5 साल बाद जुड़ा पानी का कनेक्शन, 5000 लोगों को मिली राहत। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में 1.5 साल बाद नगर निगम ने पानी का कनेक्शन जोड़ दिया है। आचार्य संहिता के कारण रुका यह काम दैनिक जागरण की खबर के बाद शुरू हुआ। इससे 5000 निवासियों को पेयजल संकट से राहत मिली है, जो अब तक टैंकरों से पानी खरीद रहे थे। निगम आयुक्त के आदेश पर इंजीनियरिंग ब्रांच ने यह कार्य पूरा किया। फरीदाबाद के हजारों परिवारों को राहत। एफएमडीए ने मोठूका का पहला रेनीवेल चालू किया। 10 एमएलडी पेयजल सप्लाई बढ़ी। फरीदाबाद में 10 एमएलडी पानी की आपूर्ति बढ़ गई है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण एफएमडीए ने मोठूका गांव में यमुना किनारे पहला रेनीवेल चालू किया है। इससे मुजेसर, संजय कॉलोनी सहित हजारों परिवारों को राहत मिली है। जल्द ही 2 और रेनीवेल चालू होंगे, जिससे कुल 30 एमएलडी पानी बढ़ेगा। शहर में पानी की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है, जिसे ये परियोजनाएं कम करेंगी। सूरजकुंड मेले का डिजिटल विस्तार, शिल्पकारों को मिलेगा बड़ा वैश्विक बाजार। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय सूरजकुंड मेले का डिजिटल विस्तार करेगा, जिससे शिल्पकारों को ऑनलाइन वैश्विक बाजार मिलेगा। यह प्लेटफॉर्म कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारेगा। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप हस्तनिर्मित उत्पाद पूरे वर्ष बेचे जा सकेंगे। भविष्य में मेले की अवधि 2 से 4 सप्ताह करने पर भी विचार हो रहा है। सूरजकुंड मेला, उपराष्ट्रपति ने चखा गोहाना का जलेबा का स्वाद, बोले अपनत्व का प्रतीक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सूरजकुंड मेले में गोहाना के जलेबा का स्वाद चखा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन्हें यह परोसा, इसे अपनत्व का प्रतीक बताया। उपराष्ट्रपति ने जलेबा को हरियाणा की संस्कृति और आत्मनिर्भरता की पहचान कहा। पर्यटन मंत्री ने इसे लोकल टू ग्लोबल उत्पाद के रूप में सराहा। मिस्र के राजदूत ने भी इसका आनंद लिया। इसे हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण बताया गया। फरीदाबाद में मोहना रोड बंद, एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण से यातायात प्रभावित। लोगों को हो रही परेशानी। बल्लभगढ़ में मोहना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने कल्पना चावला सिटी पार्क के पास और जगदीश कॉलोनी से जैन कॉलोनी जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। यह कदम निर्माण कार्य को निर्बाध रूप से चलाने के लिए उठाया गया है। आकाश सिनेमा से ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग पर मोड़ा गया है, जबकि मोहना जाने वालों को हुड़ा बाईपास से चंदावली होकर जाने की सलाह दी गई है। 225 करोड़ रुपए की परियोजना का 90% पिलर कार्य पूरा हो चुका है। फतेहाबाद में बदला मौसम का मिजाज। रविवार की बूंदाबांदी से लौटी ठंड। फतेहाबाद में मौसम का मिजाज बदल गया है। रविवार को हुई हल्की बूंदाबांदी से ठंड लौट आई है, जिससे आमजन को कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। कृषि विशेषज्ञों ने इसे गेहूं, सरसों और शीतकालीन सब्जियों के लिए अमृत वर्षा बताया है। सोमवार को भी बारिश की संभावना है, जिससे किसानों के चेहरे पर रौनक है। मंगलवार से मौसम शुष्क होने का अनुमान है। कर्मचारी यूनियनों की सरकार के खिलाफ आर पार की जंग। न्यूनतम वेतन के लिए फतेहाबाद में प्रदर्शन की तैयारी। फतेहाबाद में 12 फरवरी को होने वाली देशव्यापी हड़ताल की तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने बैठक कर सरकार की नीतियों को मजदूर किसान विरोधी बताया। उनकी प्रमुख मांगों में 4 लेबर कोड रद्द करना, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए, पुरानी पेंशन बहाली और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना शामिल है। हजारों मजदूर, कर्मचारी और किसान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय बजट से गुरुग्राम बनेगा ग्लोबल टेक हब। एआई और डेटा सेंटर से स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय बजट में एआई, क्वांटम मिशन और डेटा सेंटर की योजना से गुरुग्राम की पहचान ग्लोबल टेक हब के रूप में मजबूत होगी। एंटरप्रेन्योर्स का मानना है कि डेटा सेंटर बनने से स्टार्टअप्स को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की लागत 3/4 कम हो जाएगी। यह कदम साइबर सिटी में नए व्यवसायों को आकर्षित करेगा और उनकी वृद्धि को गति देगा। केंद्रीय बजट से गुरुग्राम में कैंसर का इलाज हुआ सस्ता, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। केंद्रीय बजट के महत्वपूर्ण फैसलों से गुरुग्राम के स्वास्थ्य क्षेत्र को लाभ मिलेगा। कैंसर की 17 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म होने से इलाज सस्ता होगा। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी आयात शुल्क में छूट मिलेगी। सेक्टर 10 स्थित जिला सिविल अस्पताल में कैंसर डे केयर सेंटर तैयार है, जिससे मरीजों को जिले में ही सुविधा मिलेगी। गुरुग्राम में फिर लौटा ठंड का दौर। बादल छाने के साथ सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम? गुरुग्राम में रविवार को मौसम फिर बदला। आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। ग्रामीण इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई।
न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। लोग धूप की उम्मीद में रहे, लेकिन बादल छाए रहे। ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए गए। अगले हफ्ते भी तापमान कम रहने का अनुमान है। गुरुग्राम में आंशिक एफआईआर खरीद नीति को टाउन प्लानिंग की मंजूरी। आम आदमी को सीधा फायदा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने आंशिक एफआईआर खरीद नीति को मंजूरी दी है। अब मकान निर्माण के लिए केवल उतने ही एफआईआर का शुल्क देना होगा जितना निर्माण किया गया है। इससे लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में लोगों को पूरी एफआईआर खरीदने की मजबूरी नहीं रहेगी, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा। गुरुग्राम के आर्किटेक्ट एसोसिएशन ने इस फैसले का स्वागत किया है, जिससे मकान निर्माण की लागत घटेगी और लोगों को सीधी बचत होगी। हरियाणा में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव। इन 18 जिलों के लोग हो जाएं सावधान। आंधी तूफान के साथ होगी झमाझम बारिश। शनिवार रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा में मौसम बदलेगा। रविवार को प्रदेश के 18 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा की संभावना है। शेष 4 जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने 2 से 3 फरवरी तक ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखेगा। 3,000 रुपए पेंशन सीधे खाते में। ई श्रम कार्ड वालों के लिए खुशखबरी। देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड एक बड़ा सहारा बनता जा रहा है। हाल ही में सामने आई ई श्रम पेंशन से जुड़ी खबरों ने मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों, घरेलू सहायकों और छोटे काम करने वाले व्यक्तियों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। इस योजना के तहत पात्र ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए तक की मासिक पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में मिलने की बात कही जा रही है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की तारीख तय। जानिए कब आएंगे 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की तारीख तय मानी जा रही है, जिसके तहत पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी, ताकि वे खेती से जुड़ी आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें। सरकार हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए की मदद सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजती है। चांदी 2 दिन में 1.36 लाख रुपए सस्ती 2.65 लाख रुपए आई। सोना 31,000 रुपए सस्ता होकर 1.38 लाख रुपए पर आया। प्रॉफिट बुकिंग से गिरे दाम। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार दूसरे दिन गिरावट है। आज यानी 1 फरवरी को वायदा बाजार में चांदी करीब 25,000 रुपए 9% गिर गई। 1 किलो चांदी का भाव 2.65 लाख रुपए पर आ गया। सोने में भी करीब 12,000 रुपए 8% की गिरावट है। 10 ग्राम सोना 1.38 लाख रुपए पर आ गया है। सरकार की नई स्कीम में बुजुर्गों को पेंशन के साथ 10,000 रुपए हर महीने। भारत में बढ़ती महंगाई और बदलती जीवन शैली के बीच रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का होना बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी हो गया है। सरकार की एक भरोसेमंद और सुरक्षित योजना के रूप में सामने आती है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो जोखिम भरे निवेश से दूर रहकर सुनिश्चित और स्थिर रिटर्न चाहते हैं। हरियाणा में खारेपन और सेम से मिलेगी मुक्ति। 6 लाख एकड़ खारी जमीन को खेती योग्य बनाएगी सरकार। केंद्रीय बजट 2026 में हरियाणा की 6 लाख एकड़ जलभराव और खारी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मांग पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत यह पहल की है। आधुनिक ड्रेनेज तकनीकों से भूमि को पुनर्जीवित किया जाएगा, जिससे झज्जर, रोहतक, हिसार जैसे जिलों के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। पलवल में सौर ऊर्जा की ओर बढ़ा लोगों का रुझान। जिले के 503 घरों में लगे सोलर पैनल। पलवल जिले में बिजली उपभोक्ता अब सौर ऊर्जा अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 503 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जबकि 2,671 ने आवेदन किया है। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण यह योजना लोकप्रिय हो रही है, जिससे बिजली बिलों में कमी आ रही है और ऊर्जा बचत हो रही है। अधीक्षण अभियंता रंजन राव ने बताया कि यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय बजट से जिला पलवल के नागरिक अस्पताल की बदहाली दूर करने की उम्मीद। मरीजों को राहत की आस। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे पलवल के जिला नागरिक अस्पताल की बदहाल सेवाओं में सुधार की उम्मीद जगी है। अस्पताल में सुविधाओं की कमी, विशेषज्ञों का अभाव और 90% गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ता है। बजट में जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और ट्रॉमा सेंटर बनाने की घोषणा से मरीजों को बेहतर उपचार मिलने की आशा है, जिससे उन्हें दूर के अस्पतालों में जाने की मजबूरी खत्म होगी। रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव की तारीख फाइनल नहीं। टिकट की जुगत में अभी से जुटे दावेदार। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। मार्च या अप्रैल में चुनाव संभावित हैं। वार्डबंदी याचिकाएं खारिज होने के बाद चेयरपर्सन पद के लिए दावेदार सक्रिय हो गए हैं। भाजपा में राव इंद्रजीत सिन्हा खेमे के कई दावेदार हैं, जबकि कांग्रेस में कैप्टन अजय यादव की पसंद महत्वपूर्ण होगी। इस बार चेयरपर्सन पद एससी महिला के लिए आरक्षित है, जिससे टिकट की दौड़ और दिलचस्प हो गई है।
नो नशा नेशन अभियान के तहत डीएवी गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर में 100 कुंडीय हवन दिया नशा मुक्त समाज का संदेश।